मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूं। ठीक है, ये आपको बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा पीटी और बिहार ईएसआई ये आपको इसमें काम देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, काला पानी विवाद किन देशों के बीच विवादित है? तो यह जो काला पानी विवाद है यह आपको भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, और यह जो काला पानी क्षेत्र है पानी वाला क्षेत्र नहीं है, यह आपको स्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, और काला पानी विवाद जो है यह भारत और नेपाल के बीच 35 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, और यह काला पानी विवाद भारत और नेपाल नहीं, भारत और नेपाल और तिब्बत, जो तिब्बत या चाइना भी कह सकते हैं, के बीच विवादित है। ठीक है, और एक होती है काली नदी। ठीक है, शारदा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? काली नदी। शारदा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? काली नदी। और भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण काली नदी के द्वारा ही होता है। ठीक है, भारत से सटे नेपाल के 5 राज्य हैं। भारत से सटे नेपाल के 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्टोनिक प्लेट किसका बना होता है? तो टेक्टोनिक प्लेट आपको किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, और आपको ओशियनिक प्लेट किसका बना होता है? बेसाल्ट चट्टान का। या महासागरीय प्लेट आपको किसका बना होता है? बेसाल्ट चट्टान का। ठीक है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में आपको पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के टूटने फूटने से जो चट्टान बच जाता है उससे आपको क्या हो जाता है? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलएसी, एलएसी भारत के किस भाग में है? एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक होता है एलओसी, इसका होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, ये जो एलएसी है भारत के पूर्व भाग में। ठीक है, चाइना ने जब 1962 में अरुणाचल प्रदेश में जब आक्रमण किया, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले और अक्साई चाइना पर भाग पर अधिकार कर लिया था। और यह जो अक्साई चाइना है यह आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भारत की मुख्य भूमि नहीं है? भारत की मुख्य भूमि जो है आपको कौन सी नहीं है बताइए? अंडमान निकोबार जो है भारत की मुख्य भूमि नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन में लोकसभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन में लोकसभा के आपको 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसमें से आपको 50 सदस्य राज्यसभा से होने चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल 150 सदस्य। सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो सांसदों की योग्यता संबंधी या निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से करता है। ठीक है, कोई विधानसभा उम्मीदवार कब अपनी जमानत राशि खो देता है? तो कोई विधानसभा उम्मीदवार जो है अपनी जमानत राशि तब खो देता है जब वह जितना वोट हुआ उसका 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तब। जैसे कि मान के चलिए टोटल कहीं किसी चुनाव में 1000 वोट गिरे। ठीक है, 1000 वोट गिरे तो 1000 का आप 1/6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1000 का 1/6 कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 1000 का 1/6 हो जाएगा, 1 मिनट 46, आपको हो गया 36 और फिर हो गया 166 से अगर वह कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आप लोग जमानत राशि के बारे में बताइएगा, विधानसभा उम्मीदवार कितनी अपनी जमानत राशि जमा करता है। ठीक है, विधानसभा उम्मीदवार के लिए जब वह निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पहले 16 लाख थी और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 28 लाख। ठीक है, उसी प्रकार से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। भारत में पहला राज्य किसने है, कौन सा है जिसने लोकपाल विधेयक पारित किया? तो पहला राज्य आपको उड़ीसा है जिसने लोकपाल विधेयक पारित किया था, लेकिन हालांकि उसने लागू आपको 1971 में किया था, 1983 में किया था। और लोकपाल कार्यालय की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र ने की थी। और इसने कब की थी लोकपाल कार्यालय की सबसे पहले स्थापना? महाराष्ट्र में। ठीक है, 1966 में लोकपाल विधेयक आपको मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में लाया गया था। और 1967 में इसको आपको के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और 1968 में जो कि चौथी लोकसभा थी उस दौरान इस लोकपाल विधेयक को पारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में अलाउद्दीन की तुलना देवता से की गई है? जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन की तुलना किससे की गई है? देवता से की गई है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किस वंश ने किया? बताइए, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किस वंश ने किया? खिलजी वंश ने। और सबसे लंबा तुगलक वंश ने।
ठीक है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान सारे देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान सारे देश का प्रतिनिधित्व कब कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन हुआ क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आपको लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो लंदन गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ, 1930 से लेकर 1932 तक। ठीक है। तो 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, लेकिन टोटल 79 सदस्य 89 सदस्य गए थे। ठीक है। पहले गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। ठीक है। और आपको 5 मार्च 1931 को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी इरविन समझौता हुआ, और इस समझौते के दौरान ही गांधी जी ने आपको लंदन जाने की बात कही थी। किस जहाज़ से गए थे गांधी जी लंदन? आपको राजपूताना जहाज़ से। ठीक है। और इसी सम्मेलन में गांधी जी को जब चर्चिल ने देखा तो उसने कहा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किस सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जब चर्चिल ने देखा उसने गांधी जी को कहा अर्धनग्न फकीर। और इसी सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने मौलिक अधिकार को भी मांग की, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है। और 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे। और इसी सम्मेलन में गांधी जी से अनुरोध किया गया कि वो लंदन जाए। ठीक है। और इसमें ठीक है। तो ये था टोटल आपका गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फ्यूचर वी वांट मसौदा किस सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया? तो रियो सम्मेलन 2012। ठीक है। इसको पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन को आपको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान आपको द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था। इनमें से गाय की किस्म कौन सी है? तो गाय की जो किस्म है आपको खिल्लारी है, टोडा, मराठावारी और जाफराबादी, ये सब किसकी किस्म है? भैंस की किस्म है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, हालांकि नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। तो ये दोनों पार्क जो हैं आपको कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी। ठीक है। हालांकि कही थी बहुत बात, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, पाप से डरो पापी से नहीं। पापी से डरो पाप से नहीं। ठीक है। पाप से डरो पापी से नहीं। ध्यान से सुनिएगा, पाप से डरो पापी से नहीं, यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, और यह जो दिवस है आपको 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है। ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन उचित तकनीक या पैसे के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है? ठीक है। तो इसमें ज्ञात संसाधन है, भंडारी संसाधन है, संचित संसाधन है और संभाव्य संसाधन है। तो कुछ बातें सभी के बारे में जान लेते हैं। ज्ञात संसाधन क्या है? जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता हो और उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। ठीक है। मतलब जिन संसाधनों को हम ढूंढ लिए और उनका उपयोग कर रहे हैं तो वे ज्ञात संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब है भंडारी संसाधन। भंडारी संसाधन क्या है? विकसित देशों ने ऐसी तकनीक की खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया। ज्ञात संसाधन में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन भंडारी संसाधन में उसकी खोज कर ली गई है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अब है संचित संसाधन क्या है? तो कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो लेकिन परंतु और सस्ती तकनीक के अभाव के कारण अथवा अन्य कारणों से उनका उपयोग वर्तमान में ना होता हो और भविष्य में उपयोग करना संभव हो, उन्हें संचित संसाधन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन। ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन उचित तकनीक या पैसे के अभाव के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है? ठीक है। उचित तकनीक, लेकिन संचित संसाधन में क्या होता है? उसका संचित संसाधन में उपयोग हो रहा है लेकिन उससे और सस्ती तकनीक चाहिए, उससे और आपको सस्ती तकनीक के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन संभाव्य संसाधन में उचित तकनीक या पैसे के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी देश का सागर तट से कितने समुद्री तट तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो 200 समुद्री मील तक का
तट तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो आप इस 200 समुद्री मील तक आपका जो किसी देश का जो होता है 200 समुद्री मील तक का होता है, ठीक है। तो इसमें आप अपना मछली पालन कर सकते हैं, जो आप उसके समुद्र के अंदर आप खनन कर सकते हैं, जो आपकी मंजूरी है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे किसी देश का सागर तट से कितने समुद्री तट तक का क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र माना जाता है, तो यह हो जाएगा हमारा 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक का महासागरीय आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अजैविक संसाधन इनमें से कौन सा है? देखिए, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन सजीव, जैविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? सजीव संसाधन, ठीक है। और अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? निर्जीव संसाधन। देखिए, पेड़ चट्टान क्या है? निर्जीव है, ये हो गया अजैविक संसाधन। पेड़ पौधे सजीव है, तो ये क्या हो गया? जैविक संसाधन। मानव सजीव है, तो क्या हो गया? जैविक संसाधन। हालांकि कोयला, चट्टान और कोयला दोनों आपको इसमें क्या है? निर्जीव है। तो इसका ऑप्शन आप ए और डी दोनों ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? लेंगे, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। या यह क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की बात कही थी? तो मद्रास अधिवेशन में 1931 में जो हुआ था, सॉरी हाँ 1900 जो हुआ था उसमें आपको एक बार शायद 1931 में ही साइमन कमीशन, नहीं 1931 में नहीं, 1928 में एक बार साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की बात कही गई थी। एक बार देख लीजिएगा, जो साइमन कमीशन का शायद मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है 1918 में, ठीक है। 1918 में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की बात कही गई थी मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको किसने की थी? एम.ए. अंसारी ने की थी। नहीं, साइमन कमीशन आपको आया कब था? 1928 में ही, ठीक है। 1928 में ही, ठीक है। 1928 में, हाँ डिफिनिट है, 1928 में ही मद्रास अधिवेशन में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में की गई थी। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की बात कही थी। नील विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो नील विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के मुख्य नेता थे। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व सुल्तान टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेगा को सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो नरेगा को सबसे पहले आपको कब शुरू किया गया था? 1900 नरेगा को 2006 में शुरू किया गया था और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में शुरू किया 2006 में, और 2009 में नरेगा को आपको क्या कर दिया गया? मनरेगा किया गया, ठीक है। मनरेगा कहा गया 2009 में, ठीक है। ये जो है आपको, ये जो आपको कोर्स बताया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की बात कही गई है? तो 1927 में मद्रास अधिवेशन में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी थे, और इसी अधिवेशन में आपको पूर्ण स्वाधीनता की भी मांग कही गई थी, ठीक है। ध्यान से, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे, आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। 1927 में हुआ था एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में, ठीक है, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसी सम्मेलन में की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे? तो तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे बताइए? कंपाराम, भवन सिंह, चतर सिंह। तो तेभागा आंदोलन के नेता थे आपको कंपाराम और भवन सिंह। यह आंदोलन आपको 1946 में शुरू हुआ था, और यह 20वीं सदी की शुरुआत में ही आंदोलन किया गया था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं थी, यह जमींदारों और किसानों के बीच था, ठीक है। यह आंदोलन आज़ादी के बाद तक चलता रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो किस आंदोलन में अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं थी? तो तेभागा आंदोलन में। पूछेगा आपसे 20वीं सदी की शुरुआत में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो तेभागा आंदोलन। सरकार ने किसकी कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपको राष्ट्रीय प्रसारण सेवा या सामुदायिक विकास ग्रामीण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आपको 1952 में शुरू किया गया था, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने भी पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में कहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित जनजाति को किस संविधान संशोधन के द्वारा पृथक गठन किया गया? बताइए। अनुसूचित जनजाति को 79वें संविधान संशोधन के द्वारा पृथक गठन
किया गया, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, और अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया है। बास्टिल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो बास्टिल दिवस कहाँ मनाया जाता है? पांडिचेरी में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काकरपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपको गुजरात में है। काकरपारा और मीठी बर्डी ये भी आपको गुजरात में ही है। भीमपुर और चुटका यह आपको कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तारापुर और जैतपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। कलपक्कम और कुर्नाकुलम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपको नारायण जोशी ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आंदोलन के दौरान धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो फरके आंदोलन के दौरान धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और फरके आंदोलन को शुरू किसने किया था? वासुदेव बलवंत फरके ने, ठीक है। और इस आंदोलन में आपको धन का बहिर्गमन सिद्धांत महादेव गोविंद रानाडे ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। तो यह आपको स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब लोकसभा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो लोकसभा की जो अवधि होती है जब तक इसका प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाता है, तो प्रथम अधिवेशन जब तक नहीं हुआ तो उस अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होता है, ठीक है। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और 17 विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत किया गया और, ठीक है, और त्यागपत्र अनुच्छेद 94 के तहत किया गया, ठीक है। लोकसभा में टोटल 552 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्य से 530 और आपको संघ शासित प्रदेश से 20 और आपको एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के प्रत्येक सदन मतलब क्या? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग पारित होना आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? मतलब यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रजातंत्र जब से शुरू हुआ है तो उसमें भारत ने क्या अपना योगदान दिया है? तो भारत ने शून्यकाल लिया। जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक ये आपको सबके जो होती है अलग अलग देशों से भारत ने स्वीकारा है, लेकिन शून्यकाल ने भारत ने खुद बनाया है, ठीक है। भारत ने खुद बनाया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोजमल पवन ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? रोजमल पवन ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको गुजरात में है, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो भादला सौर ऊर्जा परियोजना यह आपको राजस्थान में है। अनंतपुर सौर ऊर्जा परियोजना यह आपको आंध्र प्रदेश में है। राजगढ़ सौर ऊर्जा परियोजना यह आपको मध्य प्रदेश में है। कामोती सौर ऊर्जा परियोजना यह आपको तमिलनाडु में है। और बिट्ठा सौर ऊर्जा परियोजना यह भी आपको कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपको असम में। असम में कुछ और है, नोबा है, ड्रिलिंग है, नहरकटिया है, हगड़ी है, जनमुरान है, रुद्रसागर है, लकवा है, शर्मा घाटी है, ये सब आपको असम में तेल रिफाइनरी क्षेत्र हैं, ठीक है। उसी प्रकार से गुजरात में देखा जाए तो नवग्राम है, कलोल है, धोलका है, सोमासन है, कोसांबा है, आपको जगतिया गोधरा है, ठीक है। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो तातीपाका है, विशाखापट्टनम है, ठीक है। आपको फिर उसी प्रकार से त्रिपुरा में देखा जाए तो त्रिपुरा में आपको बारानूड़ा है, ठीक है। बोवई गांव जहां कि अभी विस्फोट हुआ है वह अभी आपको कहाँ है? असम में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ आपको सिक्किम में है। उसी प्रकार से देखा जाए हिमाचल प्रदेश में आपको कौन सा मठ है? तवांग मठ है, ठीक है। चलते हैं। पर्वतीय पर्यटन स्थल सोनमर्ग किस राज्य में स्थित है? तो सोनमर्ग आपको जम्मू कश्मीर में है और दार्जिलिंग कहाँ पे है? आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है बताइए? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। मतलब इसमें बिना मृदा के खेती की जाती है, ठीक है। हालांकि इसमें जल के द्वारा खेती की जाती है, ठीक है। मतलब पानी के सिर्फ पानी रहता है, ठीक है। पानी रहता है और मृदा इसमें नहीं रहती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन
देना, बढ़ावा देना किसकी नीति है? वैश्वीकरण नीति। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? वैश्वीकरण नीति का को प्रोत्साहित देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं, बताइए। तो रेडियोधर्मी तत्व प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। और ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, बताइए। हेनरी बैकुरल ने आपको रेडियोधर्मिता की खोज की थी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई ऐप्स नामक ऐप की शुरुआत की है? तो वह बैंक कौन सा है? HDFC बैंक ने माई ऐप्स नामक ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो विशाखापट्टनम करेगा। विशाखापट्टनम भारत में होगा। और आपको मिलन की थीम क्या है? सिनर्जी अक्रॉस द सीज। ठीक है, सिनर्जी अक्रॉस द सीज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से अदालतों के अंदर की सुरक्षा पर विचार करने के लिए किस बल को कहा है? ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है जो अदालतों के अंदर की सुरक्षा के लिए आप CISF, ठीक है, को आप अंदर नियुक्त कीजिए। ठीक है, CISF हमारे औद्योगिक उद्योग जहाँ पे है, ठीक है, हवाई जहाज़ का जहाँ आपको एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा कौन करता है? CISF ही करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रोग होने का क्या कारण है? तो मलेरिया रोग होने का कारण क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलते हैं। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु किससे बंधे होते हैं? हाइड्रोजन से बंधे होते हैं, इसी कारण से जल का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आपको आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो न्यास धारिता सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, न्यास धारिता सिद्धांत क्या है? तो न्यास धारिता सिद्धांत को निक्षेपधारी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि सारी संपत्ति समाज की है तथा पूंजीपतियों को चाहिए कि वे इस संपत्ति के प्रति अपने आप को समाज का ट्रस्टी अथवा जमानती समझे और उत्पादन साधनों को देश के हित के ध्यान में रख के उसका उचित उपयोग करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 9 जनवरी 2020 को प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? आप लोग समझ रहे होंगे, 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 84वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो टोटल करीब ये शायद लगभग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।